यस फ्रेंड्स, सो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा आपका। दैट वाज योर वॉल्टर्स अप्रोच। और आई होप वॉल्टर्स अप्रोच हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड के ई। अगर आर ज़्यादा होता है के ई से तो डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0 टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। वहाँ पर प्राइस ऑफ द शेयर सबसे मैक्सिमम आएगा। दूसरा हमने पढ़ा दैट इज योर इफ आर इज लेस देन के ई तो आपका 100% पे आउट रेशियो होना चाहिए जिससे आपका मैक्सिमम शेयर प्राइस आएगा। और अगर आर और के ई दोनों ही इक्वल हो जाएंगे तो वहाँ पर आप कितना भी पे आउट करो मार्केट प्राइस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब उसके बाद जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए तो नाउ वी आर गोइंग टू सी आफ्टर दैट इज योर नेक्स्ट अप्रोच, दैट इज गॉर्डन्स फॉर्मूला। गॉर्डन्स अप्रोच आप पहले भी पढ़ चुके हो। दैट इज आपको फॉर्मूला बताई है, P0 विल बी इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। बट ये जब भी एप्लीकेबल है जब तक आपका KE ज्यादा होगा ग्रोथ रेट से। ग्रोथ हम कैसे निकालते हैं वो भी हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ग्रोथ निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। R इंटू बी है, EPS माइनस DPS अपॉन P0 है, ये सब फॉर्मूले हैं आपके ग्रोथ निकालने के। तो आई बिलीव ये अब हम गॉर्डन्स अप्रोच में देखने वाले हैं। तो एज पर गॉर्डन P0 विल बी इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G where D1 will be expected dividend at the end of the year 1, KE will be cost of equity और G is your growth rate। और वो हम कैसे निकालते हैं, R इंटू बी करके भी। B का मतलब होता है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और R का मतलब होता है आपका रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो हम कैसे निकालते हैं, तो वो 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो कर देते हो आप, तो आपके पास रिटेंशन रेशियो आ जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट नाउ लेट अस सी योर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें हम, द फर्म हैड बीन पेड का मतलब हो गया लास्ट ईयर, तो उसका डिविडेंड दे रखा है हमको 2 पर शेयर लास्ट ईयर। क्वेश्चन में लास्ट ईयर बताई दिया, तो दैट इज योर D0। द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ द डिविडेंड फॉर द कंपनी इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम, दैट इज योर G। तो 2 प्लस 5% भी अगर हमने करा तो 2.1 आ गया D1। डिटरमाइन द एस्टिमेटेड मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड rises to 8% and falls to 3%। ठीक है, find out the present market price of the share given that the required rate of return on the equity investment present market price of the share given that the required rate of return on equity investor is 15.5%। 15.5% आपको KE गिवन है। तो आपको इस बार मार्केट प्राइस निकालना है 3 सिचुएशन में, जब आपका G 5% हो या G 8 हो जाए या G 3 हो जाए। ठीक है फ्रेंड, निकाल देंगे हम। तो P0 विल बी इक्वल्स टू D1 अपॉन KE माइनस G। तो D1 हमारे पास यहां पर लेंगे हम, तो पहले 5% वाला निकालेंगे, तो 5% वाले में कितना आया, 2.1 आ गया। 2 प्लस 5% करा ना आपने, तो 2.1 आ गया। 2.1 डिवाइडेड बाय 15.5 माइनस 5, तो दैट विल गिव यू 15.5 माइनस 5 करा तो 10.5, तो 10.5%। तो आपकी 20 रुपए की प्राइस आ गई करंट मार्केट प्राइस। तो अब अगर वो 8 हो जाएगा तो 2.16 हो जाएगा, तो 2.16 डिवाइडेड बाय 15.5 माइनस 8, तो 15.5 माइनस 8 विल बी 7.5, तो 2.16 डिवाइड बाय 7.5%, तो आपकी 28.8 आ गई। और अगर वो 3 हो जाएगा तो 2.06 हो जाएगा, 2.06 D1, तो 2.06 डिवाइडेड बाय 12.5%, तो 16.48 आ जाएगा। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। हम चेक कर लेते हैं। पहला 20, फिर 28.8, 28.8 और तीसरा आपका ये तो क्वेश्चन नंबर 8 का था, एक मिनट ना, 20, और जब ये 3 आया तो 16.48। तो ये आपके आंसर आपने चेक कर लिया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है XYZ इज अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 lakhs ऑफ ₹10 ईच, यानी 1 लाख शेयर्स। It distributed dividend of 20%, ठीक है, 20% every year है वो फ्रेंड्स, है ना। It distributes dividend of 20% every year। Annual growth rate in dividend expected is 2%, ठीक है, आपका जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है वो 2% है। The expected rate of return ऑन इक्विटी कैपिटल इज 15%। अरे बहुत इजी है क्वेश्चन ये तो पहले तो आपको बोल रहा है कंपनी इज हैविंग अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख ऑफ ₹10 ईच, इट डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 20%, तो एनुअल, तो डिविडेंड 20% हो गया ना, तो 10 रुपए का 20% निकाला तो ₹2 डिविडेंड आ गया।
और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड इज 2%. ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 20% लास्ट ईयर है. सो सॉरी माय मिस्टेक. हाँ, उसमें गिवन है लास्ट ईयर. ए डिस्ट्रीब्यूटेड डिविडेंड ऑफ 20% लास्ट ईयर और एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड इज 2%. द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज 15%. हाँ, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि आप P0 निकालो. इसमें आपको गिवन नहीं है बट आपको लिखना है कि आपको कैलकुलेट करना है प्राइस. तो प्राइस निकालना है तो पहले तो 2 रुपीज का डिविडेंड हो गया 2 + 2%. तो 2.04 डिवाइडेड बाय आई बिलीव 15 - 2 मतलब 13%. तो आपका 15.69 या 15.69 ये आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 6 का 15.69 आंसर आ गया. P0 ही निकालना था इसमें. अरे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ जाते हैं. विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी बाय यूजिंग. पहला वॉल्टर फॉर्मूला यूज करना है और दूसरा हमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल यानी गॉर्डन्स फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है. अब आपको गिवन है अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज है, डिविडेंड पर शेयर 6 रुपीज है. ठीक है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 20% है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 25% है IRR. और रिटेंशन रेशियो 60% की जगह आप प्लीज इसको चेंज करो. इट शुड बी योर 40%. रिटेंशन रेशियो आपका 40% आपको लेना है. यस, रिटेंशन रेशियो शुड बी 40%. या फिर डिविडेंड पर शेयर क्योंकि 6 बता रखा है आपको तो आपको समझना ही है कि रिटेंशन रेशियो 40% ही आ सकता है ना. चलो तो अब हम पहले वॉल्टर फॉर्मूला यूज करते हैं मार्केट प्राइस निकालने के लिए. तो वॉल्टर फॉर्मूला यूज करोगे तो वॉल्टर का फॉर्मूला क्या होता है? D + E - G R/KE होल अपॉन KE. तो हमारे पास यहाँ पर डिविडेंड है 6 रुपीज का, अर्निंग पर शेयर है 10 का. तो 10 - 6 करते हैं तो 4 आ जाता है. 4 को हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 25 से, तो 4 × 25 यानी 100 डिवाइड बाय 20 तो 5. 4 × 25 100 डिवाइडेड बाय 20 तो 5. 5 प्लस डिविडेंड आप कितने का दे रहे थे? 6 रुपीज का. तो 5 + 6. और अब आपके पास KE कितने का है? तो KE है 20% का. तो 11 डिवाइडेड बाय 20%. तो आपके पास 20%. तो 55 रुपीज का मार्केट प्राइस आ गया एज पर योर वॉल्टर्स फॉर्मूला. अब जब हम बात करेंगे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल की, गॉर्डन्स फॉर्मूला लगाना है तो गॉर्डन का फॉर्मूला जब आपको लगाना है तो फॉर्मूला विल बी D1 अपॉन KE - G. तो KE तो हमारे पास गिवन है 20% मगर G गिवन नहीं है. तो G हम निकाल लेंगे. तो G हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 25% का और रिटेंशन रेशियो 40% हमको लेना है. तो रिटेंशन रेशियो 40% अगर आप लोगे, वो गलत दे रखा है ना, 40% लोगे आप, तो R × B का फॉर्मूला लगा के ग्रोथ निकालोगे तो 25% 25 × 40% यू विल डू. तो आपके पास 10 ग्रोथ रेट आ गई. तो 10 ग्रोथ रेट आ गई और 20 आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है. तो 6 डिविडेंड पर शेयर दे रखा है. तो 6 डिवाइडेड बाय 20 - 10. 6 डिवाइड बाय 20 - 10 विल गिव अस 10%. तो 10%. तो आपके पास 60 रुपीज आ गया एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ठीक है. तो ये आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो 55 फर्स्ट का आंसर जो मैंने आपको बताया, और सेकंड का आंसर फ्रेंड्स आप ध्यान रखना इसने इसको गलत करा है. ये 60% नहीं मानना है आपको. वो 60% चलो अगर आप उसको फिर अलग से करना चाहो 60 लोगे तो आपका 15 ले करके 80 आ जाएगा. बट वो करेक्ट होना चाहिए 40%. वो थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में. तो अगर आप उसको 40% ले लोगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा. वो आप चेक कर सकते हो पूरा. ठीक है. तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7. तो अभी तक के फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक देखे. वो आपके वॉल्टर और गॉर्डन्स फॉर्मूले पे बेस्ड है, जिसमें आपको बताया गया था कि डिविडेंड रेलेवेंट होता है इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. तो वो अभी हमने चेक कर लिया है पूरा. अब जो फ्रेंड्स हमें पढ़ना है वो नेक्स्ट अप्रोच जो हमें पढ़नी है वो क्वेश्चन नंबर 8th 9th 10th के लिए एप्लीकेबल जो है वो अप्रोच है आपकी MM अप्रोच, जो आपको बोलती है कि डिविडेंड इज इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. अब फ्रेंड्स जो ये MM अप्रोच हमें पढ़नी है तो उसके लिए पहले कुछ वही थियरी नोट्स सब कुछ ढंग से समझना है और फिर ही हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पर आएंगे. इसका एक ही सेट पैटर्न होता है फॉर्मेट का क्वेश्चन को सॉल्व करने का. वो एकदम सेट आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि अब हम चेक करने वाले हैं. तो अब आपको ये नोट्स भी मैं दे दूंगा जो आप पहले कॉपी करना. लेक्चर देखने से पहले आप ये कॉपी कर लोगे आपके नोटबुक में. ठीक है. चलो, तो एज पर MM अप्रोच क्या बोलता है? तो MM हेल्ड द कॉन्ट्ररी व्यू दैट द डिविडेंड इज इररिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ.
और उसके हिसाब से एज पर एमएम अप्रोच P0 का फॉर्मूला जो उसने बताया था वो बताया था D1 प्लस P1. P0 इज इक्वल्स टू D1 प्लस P1 होल अपॉन 1 प्लस KE. दैट इज द फॉर्मूला गिवन बाय एमएम ने बताया कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो कैसे निकलेगी, तो वो निकलेगी D1 मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईयर 1 प्लस P1 भी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस KE करके. ठीक है, तो यहां पर अब इसने एक एग्जांपल के थ्रू हमें बताया है, तो आपको ये समझना है. इसने बोला है कि आप चाहे डिविडेंड पे करो चाहे मत करो, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है ना वो सेम ही रहेगा. तो वो उसने एक एग्जांपल क्या बताया, तो आप इसका एग्जांपल आप मेरे पास सुन लो एक बार कि जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं कि आज करंट मार्केट प्राइस ऑफ द एक कंपनी के शेयर की है 50 रुपए. ठीक है, अब वो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है 2 रुपए पर शेयर का. ठीक है, और उसका जो KE है वो सपोज करो रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर है वो 10% है. तो आई बिलीव अब हमें ये बताना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ सेम रहेगी चाहे हम डिविडेंड पे करें चाहे नहीं करें. तो हम जो एमएम अप्रोच का फॉर्मूला है P0 विल बी इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस KE वाला फॉर्मूला लगा के पहले मैं एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालूंगा, P1 निकालूंगा एट द एंड ऑफ ईयर 1. तो वो कैसे मैं निकालूंगा, तो P0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KE कर दूं और उसमें से मैं D1 जो है वो माइनस कर दूं. तो मैंने बताया कि आपका करंट मार्केट प्राइस 50 रुपए है, रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो 10% है, मतलब KE 10% है. और अगर आप डिविडेंड पे करना चाहते हो तो 2 रुपए पर शेयर है एक्सपेक्टेड डिविडेंड D1. तो अब मैं आपको मार्केट प्राइस निकाल करके बताऊंगा एट द एंड ऑफ ईयर 1 जब हमने डिविडेंड पे करा या डिविडेंड पे नहीं करा. तो अगर मैंने डिविडेंड पे करा तो मेरा डिविडेंड तो हो गया 2 रुपए का D1 प्लस P1 मेरे को निकालना है डिवाइड बाय 1 प्लस 0.10 10% का जो मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो 10 तो 1.1 हो गया. और 50 रुपए मेरे पास P0 है इसे, तो 50 इंटू 1.1 कर दूंगा मैं पहले. तो 50 इंटू 1.1 करते 55 आ गया. 55 में से माइनस मैंने 2 रुपए का डिविडेंड करा तो मेरे पास P1 आ गया 53 का. जब मैंने डिविडेंड डिक्लेयर करा तो मेरे पास P1 आ गया 53 का. वो मैंने यहां पर सॉल्व करके भी बताया आपको. यही एग्जांपल है और यही यहां पर सॉल्यूशन है. अब अगर मैंने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो फ्रेंड D1 मेरा 0 हो जाएगा और P1 मुझे अगर निकालना है तो 50 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस KE 1 प्लस 1.1 मल्टीप्लाइड 50 तो मेरे पास आ गया 55 का. ठीक है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करा तो प्राइस आ रहा है 53 और डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा तो प्राइस आ रहा है 55. तो अब फ्रेंड्स आप ये समझो कि जब मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया था 2 रुपए का, तो जो शेयर होल्डर है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो 53 रुपीस की तो मार्केट प्राइस हो गई और 2 रुपए का उनको ईयर एंड में डिविडेंड मिल गया. तो एक्चुअली शेयर होल्डर की वेल्थ एट द एंड ऑफ ईयर 1 55 ही तो हुई पर शेयर की. 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया हाथ में कैश में और 53 रुपए की मार्केट प्राइस चल रही है. अब अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो 55 रुपए की मार्केट प्राइस और हाथ में 0 रुपए है, तो दोनों मिलाकर के बात तो बराबर ही हुई 55 रुपए की. तो यहां इसका मतलब एज पर एमएम अप्रोच इसने क्या बताया, एज पर एमएम अप्रोच इसने बताया कि डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे मत करो, आपका प्राइस या शेयर होल्डर का वेल्थ सेम रहेगा. तो हमने कैलकुलेट करके बता दिया आपको. ये सब सर्टेन अजम्पशंस पर ही बेस्ड है. तो ये हमने देख लिया, ये वाली बात यहां पर लिखी हुई है. तो इन आइदर केस द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर रिमेन द सेम एंड देयरफॉर द शेयर होल्डर इज इंडिफरेंस टू द डिविडेंड. तो अब ये कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है. वो अजम्पशंस क्या क्या है, तो 3 अजम्पशन है जो आपको याद रखना है. पहला अजम्पशन देयर इज नो टैक्सेस. दूसरा अजम्पशन कि कोई ट्रांजैक्शन टैक्स भी नहीं होगा. और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन है मगर वो इम्प्रैक्टिकल बात है, ये बोलता है कि शेयर को आप डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से. मतलब शेयर्स कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो. अगर आपको कभी कुछ परचेस करना है तो 2 रुपए का भी आप शेयर परचेस कर सकते हो चाहे मार्केट प्राइस 55 रुपए हो. ऐसा इसका कहना था एज पर हिज अप्रोच. तो वापस ये वाली बात इम्प्रैक्टिकल ही है. तो अगर अब इसने क्या बोला है कि अगर कंपनी डिविडेंड दे रही थी ना, ये पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, अगर कंपनी का हम 2 रुपए का डिविडेंड दे रहे थे और किसी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं चाहिए तो वो क्या करे, तो उसको डिविडेंड नहीं चाहिए मगर कंपनी ने डिविडेंड दे दिया तो वो क्या करे, वो 2 रुपए का और शेयर खरीद ले फ्रैक्शन में ही, उसको डिविडेंड मिल गया तो. और अगर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और उसको डिविडेंड चाहिए
तो वो अपने 55 रुपए में से 2 रुपए का जितना कंपनी डिविडेंड दे रही, जितना उसको चाहिए उतना शेयर बेच दे। दैट इज व्हाट हैज बीन गिवन। इफ एन इन्वेस्टर वांट्स डिविडेंड बट फाइंड दैट अ कंपनी हैज नॉट पेड द डिविडेंड, अगर इन्वेस्टर को डिविडेंड चाहिए और कंपनी ने डिविडेंड पे नहीं करा तो वो क्या करे? देन ही कैन क्रिएट होममेड डिविडेंड बाय सेलिंग अ पार्ट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। If an investor does not want dividend but find that the company has paid the dividend, then he can convert dividend to capital gain by investing the dividend which he has received. तो ये इम्प्रैक्टिकल बात है, मगर ठीक है, हमको वो सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन आता है तो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं कि मार्केट प्राइस पर शेयर अभी 50 है, जिसकी मैंने मार्केट प्राइस अगर डिविडेंड डिक्लेयर करा और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, मैं निकाल ली, डिविडेंड डिक्लेयर करा तो 53, नहीं करा तो 55, और डिविडेंड में 2 रुपए पर शेयर को पे कर रहा था। तो अगर सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करूं और आपको निकाल करके बताऊं कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 हो गए और हमें फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करना है वो 5 लाख रुपए का करना है। ये हम और एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो अर्निंग्स है, ईबीआईटी है, वो सपोज करो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं कि वो ईबीआईटी हमारे पास 3 लाख रुपए है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का करना है, ईबीआईटी 3 लाख रुपए है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 रुपए है, डिविडेंड पर शेयर 2 रुपए का दिया आपने, ठीक है, और के आपका 10% है, और आपने मार्केट प्राइस निकाली ली जब डिविडेंड डिक्लेयर करा। जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो फ्यूचर मार्केट प्राइस 53 और 55 आ गई। तो अब अगर हमें वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है 1 साल बाद का ही, तो वैल्यू ऑफ द फर्म दोनों का सेम आ रहा है, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे मत करो, तो वो हम सॉल्व करके बताएंगे। तो वो हमें सॉल्व करना है इनकम स्टेटमेंट बना करके। तो पहले हमारे पास ईबीआईटी 3 लाख रुपए है, अब 2 कॉलम बनाए, डिविडेंड डिक्लेयर करा या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा, देखो, अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा या डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा तो 3 लाख रुपए में से डिविडेंड हमने कितना दिया होगा? तो 20,000 का डिविडेंड दिया होगा, क्योंकि 10,000 के इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपए का डिविडेंड, तो 20,000 रुपए आ गया, और डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो डैश आ गया। तो मेरे पास रिटेन अर्निंग खुद की कितनी बची? तो मेरे पास बच गई 2,80,000 और यहां पर 3 लाख। इन्वेस्टमेंट करना कितना है मुझे? इन्वेस्टमेंट करना है 5 लाख का। तो ये 5 लाख में से रिटेन अर्निंग्स तो आ गई मेरे पास इधर 2,80,000 की, तो 2,20,000 का फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करना पड़ेगा, और वहां पर 5 लाख में से 3 लाख आ गया तो 2 लाख का फ्रेश इशू करना पड़ेगा। तो ये फ्रेश इशू को जब मैं डिवाइड करूंगा मेरी P1 से, जो मैं कैलकुलेट कर सका था 53 या 55 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स मेरे पास यहां पर 4151 आ गए, और वहां पर 1 मिनट वहां पर आ गए मेरे पास 3636, ठीक है ना, 4151 आ गए और 3636 आ गए मेरे पास नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स, ठीक है। जब मेरे पास एक बार नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स आ गए, फिर उसमें मैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर दोनों में ऐड कर दूंगा 10,000 के, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ गए ईयर एंड पर, वो आ गए 14,151 और 13636। इसको मैं मेरे फ्यूचर की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं अगर 53 और 55 से, तो मेरे पास वैल्यू एट द एंड आ जाएगी, और वो आप चेक कर सकते हो, दोनों में वैल्यू ऑफ द एंड बराबर आ जाएगी 7.5 लाख की। ऐसे निकालते हैं वैल्यू एट द एंड। P1 निकाला पहले वो वाले फॉर्मूले से, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के इक्वल्स टू P0 वाले फॉर्मूले से पहले P1 निकालोगे। फिर क्वेश्चन आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट ये सब बातें बताएगा, तो आप ऐसे इनकम स्टेटमेंट बनाओगे जिसमें आप अर्निंग लोगे, उस अर्निंग में से पहले डिविडेंड माइनस कर दोगे, अर्निंग में से डिविडेंड माइनस कर दिया तो रिटेन अर्निंग्स आ गया। फिर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, वो इन्वेस्टमेंट जितने का भी करना है उसमें से रिटेन अर्निंग्स माइनस कर दोगे, तो आपको पता पड़ जाएगा फ्रेश इशू से आपको कितने पैसे चाहिए, उनको आप डिवाइड कर दोगे, फ्रेश इशू को आप डिवाइड कर दोगे P1 से जो आपने कैलकुलेट करा था, तो आपके पास न्यू इक्विटी शेयर्स कितने आपको रेज करने वो आ जाएगा, उसमें एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स प्लस कर दो तो टोटल इक्विटी शेयर्स हो गए, उसको P1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फर्म एट द एंड ऑफ द ईयर बना गई, जो आपकी सेम आ गई, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर करा चाहे डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करा। अब इसी चीज को अगर हम चेक करें कि अगर इसी से मैं एग्जिस्टिंग वैल्यू भी निकालूं, तो यहां पर एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालने का MM अप्रोच के थ्रू फॉर्मूला डेवलप करा है, और वो फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालने का। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालनी है तो NP0 बोलते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ द फर्म को। P0 मतलब करंट मार्केट प्राइस और N मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स। तो उसको कैसे निकालेंगे हम NPO को, तो NP0 विल बी इक्वल्स टू P1 N प्लस M माइनस
आई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई। ये इसने फॉर्मूला बताया है एग्जिस्टिंग वैल्यू निकालने का। वापस से बोल रहा हूं मैं फॉर्मूला, P1 NP0 मतलब करंट वैल्यू ऑफ द फर्म विल बी इक्वल्स टू P1 मतलब मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1, ब्रैकेट में N प्लस M, N का मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स, M का मतलब न्यू शेयर्स टू बी इशूड, ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस अर्निंग्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। तो अगर मैं यही फॉर्मूला अगर यहां पर लगाऊं अभी, तो आई बिलीव P1 N प्लस M जब मेरे को करना है तो वो तो मैंने P1 M प्लस N प्लस M करना है, तो वो तो मैंने 7.5 लाख रुपए निकाला ही है ना आपके सामने। N प्लस M करा और P1 से मल्टीप्लाई करा तो 7.5 लाख ही तो आया। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर करा तो भी 7.5 लाख है। इसमें से मेरे को इन्वेस्टमेंट माइनस करना है 5 लाख रुपए का, प्लस करना है 3 लाख रुपए की अर्निंग को, तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख प्लस 3 लाख होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस के ई। तो मेरे पास क्वेश्चन में सपोज करो जो के ई है वो 10% है, तो व्हेन आई विल डू दैट तो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ द फर्म आया वो 5 लाख आ गया। अब अगर मैंने ये डिक्लेयर नहीं करा होता, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा होता, तो भी मेरी वैल्यू तो 7.5 लाख की, वही 7.5 लाख प्लस सॉरी माइनस इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख प्लस अर्निंग ऑफ 3 लाख डिवाइड बाय 1 प्लस के ही करा तो वो भी 5 लाख ही आ गया। तो मैं एज पर एमएम अप्रोच ये शो करना चाहता हूं कि वैल्यू ऑफ द फर्म सेम रहती है, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर करो चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करो। तो एज वी कैन सी दैट नाउ। अब इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे इस एमएम अप्रोच के। वापस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्वेश्चन एमएम अप्रोच का इसी टाइप से ही आएगा। वो आपसे यही पॉइंट्स पूछेगा कि आप पहले तो ये बताओ कि वैल्यू ऑफ द करंट फर्म सेम है जब आपने डिविडेंड डिक्लेयर करा और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा तो वैल्यू ऑफ द फर्म सेम है। पहले आपसे यही क्वेश्चंस पूछेगा वो। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हो वो मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले आप P1 निकालोगे जब डिविडेंड डिक्लेयर करा, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा, वो फॉर्मूला लगा करके, दैट इज P0 इक्वल्स टू D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के करके। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन में जितना इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जितना EBIT दे रखा है, जितना KE दे रखा है, तो आप ऐसा इनकम स्टेटमेंट बनाओगे पूरा। आप क्या करने वाले हो, सबसे पहले टोटल अर्निंग लिखोगे EBIT, उसमें से जिसमें डिविडेंड डिक्लेयर करा वो डिविडेंड माइनस कर दोगे तो रिटेन अर्निंग्स आएगा। फिर इन्वेस्टमेंट में से रिटेन अर्निंग्स माइनस कर दोगे तो आपको पता पड़ेगा कितना पैसा हमें न्यू इक्विटी शेयर्स के थ्रू चाहिए, उसको डिवाइड बाय आप P1 से कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स आ जाएगा। फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ NP0 वाला, आगे इसको सॉल्व मत करो, ये फॉर्मूला लगाओ डायरेक्टली। ये फॉर्मूले में क्या करोगे, P1 आपके पास है ही सही, N मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स, M मतलब न्यू शेयर्स जो आपने अभी निकाल ही लिए, वो मल्टीप्लाई कर दोगे, उसमें से माइनस इन्वेस्टमेंट प्लस EBIT कर दोगे, अर्निंग्स कर दोगे और डिवाइड बाय 1 प्लस के कर दोगे। दोनों से शो कर दोगे कि वैल्यू ऑफ द फर्म इज कमिंग टू बी सेम। दिस इज व्हाट हैज बीन डेवलप्ड बाय, ये डेवलप करा था आपका MM अप्रोच ने। तो अब हम